ये फिल्म उन शानदार पुलिस वालों के नाम समर्पित है जो इस जमाने में भी वर्दी की शान को बरकरार रखते हैं। आप और हम जब अपने अपने घरों में सुख और चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब ये जांबाज वफादार गर्मी सर्दी रात दिन आंधी और तूफान की परवाह न करते हुए अपना फर्ज निभाते हैं। इनकी एक ही लगन होती है, इनका एक ही ईमान होता है। अपना सुख और चैन कुर्बान करके अपनी जान पर खेल के इन्हें एक ही चीज की हिफाजत करनी है, एक ही चीज की रक्षा करनी है, कसम वर्दी की। क्या एयरपोर्ट पे बम रखा हुआ है? हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग सर। सर, जिस फ्लाइट पैसेंजर्स पर शक था, मैंने दोबारा सुरक्षा जांच के लिए उन सबको यहां रोक रखा है। बम का रखा है। ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा बोल, बम का रखा है। मैं कुछ नहीं जानता। कमीने, मैं कुछ नहीं जानता। काम करने वाले कभी किसी से आंख नहीं मिला पाते। कुछ नहीं जानता। इंस्पेक्टर, यस सर। सभी पैसेंजर्स को बिल्डिंग के बाहर ले जाओ। ओके, अब चलिए एवरीबॉडी आउट, क्विक, चलो चलो। अब इस बिल्डिंग में सिर्फ हम दोनों हैं। जब ये बम फटेगा तो इस बिल्डिंग के साथ साथ हम दोनों के चिथड़े उड़ेंगे। मैं तो एक पुलिस ऑफिसर हूं, सर पे कफन बांधकर मौत से खेलना मेरी ड्यूटी है। मगर तू अपनी रखी हुई मौत से मरेगा तो क्या होगा, ये सोचना तेरा काम है। मैं मरना नहीं चाहता। बम फटने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। मैंने बम वहां छुपाया है। वेल डन विजय, वेल डन। तुमने पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू सर। अच्छा एक बात बताओ, उस आदमी के बारे में कुछ पता चला कि वो कौन है, क्या नाम है उसका? पासपोर्ट पे उसका नाम जैकी है सर, लेकिन मुझे लगता है वो नाम नकली है। कोई पुराना रिकॉर्ड? छानबीन चल रही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि उसका कोई रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ऐसे काम नए और जरूरतमंद लोगों से करवाए जाते हैं। और सुल्लू के पटेल जैकिशन ने यह क्यों बताया कि बम कहाँ रखा है? इंस्पेक्टर विजय ने उसी बम की धमकी दी थी भाई, मौत के डर से उसे बताना पड़ा। मौत के डर से अगर उसने हम सबका नाम बता दिया
तो हमारी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कट जाएगी। मैंने तो आपको पहले मना किया था भाई। मैं होटल चलाता हूँ, जुआ खिलवाता हूँ, स्मगलिंग करवाता हूँ, लेकिन विदेशियों के हाथ में बिककर ऐसा कोई काम नहीं करता। ये मत भूलो कि इस काम के लिए हमें पूरे 2 करोड़ रुपए मिले हैं। मैं पार्टी को समझाने सिंगापुर जाता हूँ, तुम यहाँ के हालात संभालना। साहब निशा जी का फोन आया था, आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है। ये निशा कौन है? हमारे क्लब की डांसर है भाई, जय किशन है ना, उससे प्यार करा। जनार्दन साहब, सुना है जय किशन पकड़ा गया? हाँ। उसने अपनी जरूरत के लिए पहली बार इस तरह का काम किया, वो भी आपके कहने पर। हमने उससे वादा किया था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम उसे बचाकर इस देश से बाहर निकाल देंगे, और हम किसी भी कीमत पर अपना वादा निभाते। पुलिस उसे मारेगी, कहीं वो बर्दाश्त न कर सका और उसने जबान खोल दी तो? उसकी मजबूरी उसे जबान नहीं खोलने देगी, और तुम भी अपनी जबान बंद रखोगे। हम जानते हैं कि जय किशन से ज्यादा तुम अपनी बहन पूजा से प्यार करती हो। अगर तुम्हारी जबान में से एक शब्द भी निकला तो तुम्हारी बहन जिंदा नहीं रहेगी। जनार्दन वादा निभाना जानता है तो सजा देना भी आता है उसे। इस नाकामी ने जय किशन को हमारे हाथों से और भी दूर कर दिया। अगर आप कहें तो उस पुलिस स्टेशन को बम से उड़ा दें सर। नहीं, जय किशन को हमें जिंदा छुड़ाना है, और यह काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। वो कौन है सर? दिमाग की ताकत से 2 नंबर की दुनिया में राज करने वाला चड्डा। दिल्ली से बात हो गई है। आज की मीटिंग में सीमेंट का कोटा दलाल एंड सन्स को दिया गया है। दलाल एंड सन्स आपके हिस्से का पैसा स्विट्जरलैंड में जमा करा देंगे। जापान से केमिकल का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कपूर एंड सन्स को दिलवाया था, वो माल गोदी में पहुंच चुका है, और कमीशन का 2.5 करोड़ रुपया जमा हो चुका है। गुड मॉर्निंग चड्डा साहब। गुड मॉर्निंग जनार्दन। अंडरवर्ल्ड के जाने माने खिलाड़ी को आज हमारी जरूरत कैसे आ पड़ी? हम तो बस नाम के जाने माने हैं चड्डा साहब, असली खिलाड़ी तो आप हैं, जो जब चाहें जहां चाहें कुछ भी करवा दें। भाई, दोस्ती करना और दोस्ती करवाना तो हमारा बिजनेस है, और फिर जिसके दोस्त ही दोस्त हों उसका हर काम तो हो ही जाता है। आपकी दोस्ती हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है चड्डा साहब। जैकी नाम का एक आदमी जो बम रखने के जुर्म में पकड़ा गया। जी हाँ, वही। उस काम के लिए मैंने उसे खरीदा था। इससे पहले कि पुलिस उसकी जबान खोल दे, हम चाहते हैं कि आप उसे। ये देश की सुरक्षा का मामला है मिस्टर जनार्दन, इसमें हमारा कोई भी सरकारी दोस्त मदद नहीं कर सकता। मैं जानता हूं चड्डा साहब, इसलिए हम उसे कानूनी तरीके से नहीं, पुलिस स्टेशन से फरार कराना चाहते हैं। इस काम की कीमत होगी 50 लाख रुपए। हमें मंजूर है, लेकिन यह काम
है बहुत मुश्किल। मुश्किल को आसान करना चड्डा को बहुत अच्छी तरह आता है मेरे दोस्त। हम जानते हैं। थैंक यू। भूषण, जैकी का केस किस पुलिस स्टेशन में है, किस पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में है, इसकी फाइल मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर। आइए आइए बैठिए। थैंक यू सर। भाई अगर काम ना हो और हम आपको ना बुलाएं तो आप तो हमको याद ही नहीं करते। सर आप बड़े बिजी हैं, किसी न किसी काम में मसरूफ रहते हैं। दोस्ती करना और दोस्ती कराना हम लोगों का बिजनेस है, और फिर दोस्त लोग हमको मसरूफ रखते ही हैं। वो फाइल ले आए आप? हाँ जी, ये लीजिए सर। इस केस को इंस्पेक्टर विजय हैंडल कर रहा है। अच्छा, ये इंस्पेक्टर विजय का इतिहास क्या है? इसके दादा ने आजादी की लड़ाई में जान दे दी। इसका बाप पुलिस में था। चंबल के डाकू उसके नाम से कांपते थे, पर वो ड्यूटी पे मारा गया। विजय का रिकॉर्ड ये कहता है कि गैर कानूनी काम करने वालों का ये कट्टर दुश्मन है। सर वर्दी को तो ये भगवान का चोला समझता है, और रिश्वत से इसे सख्त नफरत है। कमाल है, ऐसे लोग इस महंगाई के जमाने में जिंदा कैसे रहते हैं। खैर, आपने इस इंस्पेक्टर की खूबियां तो मुझे बता दी, अब जरा इसकी कमजोरियां भी बता दीजिए। सर मेरी नजर में तो इसकी कोई कमजोरी नहीं है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसकी कोई कमजोरी ना होगी। यह बात दूसरी है कि आपकी नजर उसे ढूंढ नहीं सकती होगी। खैर, आपने इतनी मालूमात पहुंचाई, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये तो दोस्ती का फर्ज है। इंस्पेक्टर राकेश, आप सीधे घर ही जा रहे हैं ना? क्यों? आपकी पत्नी को जापान का जो टीवी वीसीआर चाहिए था वो आपके घर पहुंचा दिया गया है। थैंक यू सर। हीरा को अंदर भेजो। यस सर। ये इंस्पेक्टर हमेशा इंस्पेक्टर ही रहेगा। कहता था कि इंस्पेक्टर विजय की कोई कमजोरी नहीं है। ये है इंस्पेक्टर विजय की कमजोरी। ये फोटो किसका है चड्डा साहब? इंस्पेक्टर विजय के छोटे भाई अजय का। अरे पूजा, ये सब क्या हो रहा है? हम लोगों ने फैसला किया है कि इस साल कॉलेज के इलेक्शन में तुम खड़े होगे। बिल्कुल नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि पूजा, आज के जमाने में कुर्सी सिर्फ पाप करने के लिए हासिल की जाती है। स्टूडेंट का नेता बनकर लीडर कॉलेज में स्ट्राइक कराता है, म्युनिसिपल काउंसलर बनकर अपने नाकारा रिश्तेदारों को नौकरी दिलाता है, और देश का नेता बनकर देश को बेचता है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे, लेकिन जब तक इन लोगों को हटाने वाला कोई नहीं आएगा तो देश का सुधार कैसे होगा? देखो अजय, मैंने इन सबसे वादा किया है कि तुम्हें राजी कर लूंगी। अब तुम्हें इलेक्शन में खड़ा होना ही पड़ेगा। वोट फॉर अजय सिंह! वोट फॉर! वोट फॉर! क्या कहा? अजय सिंह इलेक्शन में खड़ा हो रहा है? इसका मतलब चरस और गांजे की सप्लाई जो तुम्हारी लीडरशिप में इस कॉलेज में मिल रही थी वो सब बंद हो जाएगी हैं? और इलेक्शन के जमाने में आपके डैडी नेता परशुराम के लिए जो तोड़फोड़ का हम काम करते थे, क्या वो भी बंद हो जाएगा? शबाब, मैं नेता का बेटा हूँ। 2 साल हो गए इस कॉलेज को छोड़े, और आज भी इस कॉलेज में वही होता है जो मैं चाहता हूँ, और आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगा। तो फिर अजय को इलेक्शन लड़ने दें। हाँ, इलेक्शन से हटाने की तरकीब। यस, नेता के बेटे की नीति यही कहती है कि अजय और पूजा की प्रेम कहानी इस कॉलेज में ऐसी फैलाई जाए कि इलेक्शन तो दूर की बात है, प्रिंसिपल उसे इस कॉलेज में अटेंडेंस भी नहीं देने देंगे। आज शाम को अजय और पूजा को इस क्लब में ले आओ और उनके कोल्ड ड्रिंक्स में नशे की गोलियां मिलाई जाएंगी। फिर देखना तमाशा। अगर मुझे तुम्हारे भाई इंस्पेक्टर विजय का ख्याल न होता तो मैंने तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया होगा। तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें कॉलेज के इलेक्शन में खड़े होने की इजाजत नहीं। ये तो सरासर ज्यादती है। तुमने उनसे कहा क्यों नहीं कि ये गंदी चाल किसने चली और क्यों चली? कुर्सी को पाने के लिए जो कुछ भी किया जाए उसे चाल नहीं, राजनीति कहते हैं, और इसीलिए तो मैं इसे नफरत करता हूँ। लेकिन हम उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, कॉलेज में स्ट्राइक करवा सकते हैं। छोड़ो भी, इस बहाने जो इनाम मुझे मिला मैं तो उसी से खुश हूँ। इनाम? हाँ, तुम्हारा प्यार। ये कोई इनाम से कम थोड़ी है।
क्या मजाक है भाई? कौन थे ये लोग? हमारे कॉलेज के तो नहीं थे। खैर जो भी थे, आज की पिटाई वो कभी नहीं भूलेंगे। चले? अजय, अरे भैया आप यहाँ कैसे चले आए अचानक? अब बैठिए ना। किन लोगों ने तुझ पर हमला किया था? ज्यादा चोट तो नहीं आई? आपको कैसे पता चला? पुलिस वाला हूँ, लोगों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। और फिर तू तो मेरा भाई है। भाई होने के नाते मेरी हिफाजत का ख्याल रखना वो तो ठीक है, लेकिन आजकल के पुलिस वाले सिर्फ अपनी कुर्सी का ख्याल रखते हैं। ये तू क्या कह रहा है? हमारे बाप दादाओं ने जिस वर्दी के लिए अपनी जानें दे दी, उसके लिए तू ये कह रहा है? वो दिन कुछ और थे भैया, जहाँ वर्दी की कसम निभाना सिपाही की शान होती थी, लेकिन आज के जमाने में वर्दी की हैसियत ही क्या है? हा? वो एक बंदिश है, बंदिश। आज का दौर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का है, जहाँ कुर्सी पर बैठने वाला सिर्फ अपनी कुर्सी संभालने की सोचता है। वो डरता है, झुकता है, पैसों के सामने, बड़े नेताओं के सामने, ना कि अपने कानून के सामने। मुझे आज भी वो हादसा साफ याद है, जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था। अबे साले अंधे, गाड़ी क्या गया? दिखता नहीं गया। अबे जाता कहाँ है? एक्सीडेंट करके भागता है। चल निकल। शराब पी रखी है? चल पुलिस स्टेशन चल। ये कौन है? इसने अपनी गाड़ी से एक आदमी को चल दिया है, शराब भी पी रखी है। तेरे बाप के पैसे के लिए पी? यू शराब। इंस्पेक्टर कुमार जी 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 जी। कैसी बातें करते हैं? आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म है। जी धन्यवाद। चंद्रकांत जी आप जा सकते हैं। ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? इसे यहाँ लाकर कानून की जो आपने सेवा की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप भी जा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपने इसे छोड़ा क्यों? आप क्यों अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हैं? जाइए ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे उसको छोड़ने की वजह नहीं बताते। वो आदमी मुजरिम, उसके जुर्म का चश्मदीद गवाह मैं हूँ। आप जानना चाहते हैं? वो इस इलाके के एमएलए का बेटा है और उन्हीं का फोन आया था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। आप उस एमएलए की नौकरी नहीं, सरकार की नौकरी करते हैं। लेकिन सरकार वो चलाते हैं, कानून वो बनाते हैं। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे नौकरी से निकलवा सकते हैं। मेरा तबादला किसी छोटे से गांव में करवा सकते हैं। आपको नौकरी की फिक्र है, तबादले का डर है, और ये वर्दी जिसकी कसम खा के अपने कानून की हिफाजत करने का वचन दिया था, उसकी आपको कोई परवाह नहीं? उसके लिए आपका कोई फर्ज नहीं? कौन है जिसे अपने फर्ज की परवाह है? मैंने बेशुमार ईमानदार ऑफिसर्स को झूठे केसेस में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए देखा है, और सस्पेंड होकर बेकारी में शराब पी पी के मरते हुए देखा है। न मैं सस्पेंड होना चाहता हूँ और न मैं जेल जाना चाहता हूँ। मैं तो जिंदगी के बाकी दिन भगवान के सहारे अपने बाल बच्चों को लेकर सुख में गुजारना चाहता हूँ। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार के इस दौर में कई पुलिस वाले बड़े लोगों के दबाव में आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट है। अब मुझे देख, मैं तेरा भाई तेरे सामने खड़ा हूं, कभी मुझे किसी के सामने झुकते हुए देखा? एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है भैया, लेकिन एक अच्छी मछली सारे तालाब की गंदगी को दूर तो नहीं कर सकती। ठीक है, मैं मानता हूं कि तू बातों में बहुत होशियार है। फिलहाल तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, इस मामले में बाद में बात करेंगे। अच्छा ये बता, जिन लोगों ने तुझ पर हमला किया था उनमें से किसी को तू पहचानता है? कोई नाम, कोई निशानी? नाम तो नहीं जानता। एक आदमी के दाहिने गाल पर एक चाकू के घाव का निशान था। चाकू के घाव का निशान?
तुम एक कॉलेज के मामूली लड़के को पकड़ नहीं सके? उसको कोई मामूली लड़का मत समझना भूषण। उसके लड़ने के स्टाइल से मालूम पता है कि वो 8-10 को आराम से मार सकता है। तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे आदमी के मुंह से एक लौंडे की तारीफ अच्छी नहीं लगती। नहीं भूषण, किसी की बात को इस तरह नजरअंदाज करना ठीक नहीं। हीरा हमारा खास आदमी, अगर वो किसी की बहादुरी की तारीफ करता है तो जरूर उसका कोई मतलब होगा। यस। फिलहाल इस चक्कर को भूल जाओ, क्योंकि अजय नहीं उसका बड़ा भाई विजय भी होशियार हो गया होगा। हम 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, वापस आने के बाद इस मामले को देखेंगे। और हाँ, इंस्पेक्टर राकेश को फोन कर देना कि हीरा को किसी भी जुर्म में गिरफ्तार कर ले, और गिरफ्तारी की डेट 2 दिन पहले की होनी चाहिए। यस सर। हीरा तुम्हें एक रात लॉकअप में काटनी होगी, कल छोड़ दिए जाओगे। ओके सर। जय किशन को हमारा मैसेज दे देना कि उसे छुड़ाने की कोशिश जारी है, वो अपनी जबान बंद रखे। जैकी, जैकी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। यही बोलना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जनार्दन साहब ने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है। कौन जनार्दन? मैं किसी जनार्दन को नहीं जाना। ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तुम्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम्हारी अंधी बहन को मार दिया जाएगा। नहीं। हरामजादे, इंस्पेक्टर विजय की नजर दिल की किताब पढ़ लेती है। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने साथियों के नाम इन्हें बता दे। तेरा कोई साथी नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। तू ये झूठ ज्यादा देर तक नहीं बोल सकेगा। तेरे साथियों ने मेरे छोटे भाई को किडनैप करने की कोशिश की ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। बता कौन है तेरे साथी, और मैं तेरी जबान खींच दूंगा। तुझे पता कौन तेरे साथी? अबे बोल। सर, रिकॉर्ड रूम से जो आपने फाइलें मंगाई थी वो आ गई। आदमी के दाहिने गाल पर एक चाकू की घाव का निशान था। साले, मेरी शराब की भट्टी की शिकायत तूने पुलिस से की थी? की थी। ये शरीफों का मोहल्ला है। चुप बे बुढ़े, शरीफों के मोहल्ले के बच्चे। उठो बाबा, शर्म नहीं आती बाप की उम्र के आदमी पर हाथ उठाते हुए? अरे वाह, इस गंदी बस्ती में ये कमल का फूल कहाँ से आ गया? कमल का फूल नहीं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। पब्लिक की सेवा करना, मजबूर और बेसहारों को सहारा देना मेरा फर्ज है। हम भी तो बेसहारा हैं, हमें भी सहारा दे दो मेरी रानी। विजय तुम? हाँ मैं। कौन है बे तू साले? पहले तू बता, इतवार को कहाँ था? हीरा दादा से सवाल पूछने वाला 14 बस्तियों में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तू कौन होता है बे? हाथ से बताऊं या जबान से? इतवार को तू कहाँ था? बोल। विजय, इतवार को तो ये पल्टन रोड पुलिस स्टेशन में था। क्यों बे, आज ही छूटा और आज ही अंदर जाने की हरकत कर रहा है? आज ही छूटा? हाँ, इस मोहल्ले में मैंने इसे शराब की भट्टी लगाते हुए शनिचर को पकड़ा था। आज ही इसकी जमानत हुई है। मैंने सोचा देखा हूँ कहीं फिर कोई हरकत तो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कि इतवार को ये लॉकअप में था? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, ये बस्ती में दंगा फसाद कर रहा था। ले जाओ इसे। ले जाओ इसे। इसका मतलब है अजय पर किसी और ने हमला किया था। इतने दिनों बाद मिले हो, एक कप चाय भी नहीं पिलाओगे?
विजय, हम दोनों की मुलाकात को पूरे 2 महीने हो गए, फिर भी ऐसा लगता है जैसे आज ही मिले हो। ऐसा क्यों? यही तो प्यार का करिश्मा है, जिसे 2 इंसान जीवन साथी बनकर सारी जिंदगी गुजार देते हैं। मुझे कब बनाओगे? क्या जीवन साथी? अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले मुझे अच्छी तरह समझ तो लो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इससे ज्यादा क्या समझना। वैसे भी मैं अपने डैडी की इकलौती बेटी हूँ। इससे पहले कि वो मेरी शादी कहीं और कर दें, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उनसे मांग लो। कब आ रहे हैं वो? कल अमेरिका से उनका फोन आया था, 1-2 दिन में बॉम्बे पहुँचेंगे। मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ बॉम्बे चलो। मुझे इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी। लंबी छुट्टी की क्या जरूरत है, सुबह प्लेन में जाएंगे, शाम को वापस। मैम साहब, बॉम्बे प्लेन से आने जाने का किराया है 2500 रुपए और मेरी तनख्वाह है 2000 रुपए। इसलिए सरकार ने हम जैसों के लिए ट्रेन बनाई है। और सुनो, शादी के बाद तुम्हें भी ट्रेन में ही चलना होगा। तुम मेरे साथ हो तो ट्रेन क्या, मैं पैदल भी चल सकती हूँ। That's like a good girl. अंधे होकर गाड़ी चलाते हो क्या? अच्छा खास आदमी दिखाई नहीं देता? देखो बेचारे को कितनी चोट लगी है। क्या हो गया इधर? बाजू हटो। कौन मारा? कौन मारा? ये सब इस मैडम ने किया साहब। हवलदार साहब, ये गलती मेरी नहीं थी, ये अचानक साइकिल लेके मेरे सामने आ गया। गलती किसका है किसका नहीं, अंदर जाके पता चलेगा। पहले इसे उठाओ और हॉस्पिटल ले चलो। हाँ चलो चलो। मेम साहब, मामला बहुत सीरियस हो गया है। हाँ? उसकी हड्डी टूट गई। उसे 2-3 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। हाँ। हवलदार साहब, कितना खर्चा होगा? इलाज का या आपका नाम भी एक्सीडेंट से हटाने का? दोनों का। जास्ती नहीं होगा मेम साहब, खाली 3000 रुपया होगा। हम क्या लिखेगा रिपोर्ट में कि वो साइकिल से गिरा और उसका हड्डी टूट गया। ठीक है, मैं 5000 देती हूँ। अरे मेम साहब, फिर तो आप एक और एक्सीडेंट का डालो ना, वो भी अपन संभाल लेगा। ये लो। साहब, तुम जैसे लोग ही पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हो। तुम जैसों को गोली मार देनी चाहिए। गलती हो गया साहब। ये गलती नहीं, जुर्म है। आज से मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। और तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। ओह कम ऑन विजय। मैं तुम्हें एक्सीडेंट करने और रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। मजाक मत करो विजय। कानून का मजाक उड़ाने वालों से मैं मजाक नहीं किया करता, उन्हें सजा दिलाता हूँ। कम ऑन। मैडम चलिए, आपको साहब ने बुलाया। आई एम सॉरी आरती जी, आपको इतनी देर लॉकअप में रहना पड़ा। वेरी सॉरी। इतनी देर अंदर रहने के बाद इतना जरूर समझ गई होंगी कि ना ही तेज गाड़ी चलाना और ना ही दोबारा किसी को रिश्वत देने की कोशिश करना। मैं तेज गाड़ी भी चलाऊंगी, जरूरत पड़ने पर रिश्वत भी दूंगी, और तुम जैसे खुदगर इंसान से शादी भी नहीं करूंगी। प्यार और शादी मेरा जाती मामला है, जिसका इस वर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मैंने तुम्हें चाहा ना होता तो मुझे लॉकअप में डालने के बदले में मैं तुम्हारी इस वर्दी को उतरवा देती। आरती, इस वक्त तुम गुस्से में हो। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ कोई भी गलत शब्द तुम्हें दोबारा हवालात में पहुंचा सकता है। इससे अच्छा है तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मुझे हवालात की धमकी दे रहे हो? बंद कर दो मुझे। मेरे पापा के एक फोन पर इस पुलिस स्टेशन का हर आदमी डिसमिस न कर दिया जाए तब कहना। आरती, फजूल की बकवास मत करो। वकील साहब, आप प्लीज ले जाइए इन्हें। वकील साहब क्या ले जाएंगे? बंद कर दो मुझे हवालात में। देखो कितनी ताकत है तुम्हारी इस 2 टके की वर्दी में। आरती, ये वर्दी मेरी माँ है, मेरा भगवान है। इसके खिलाफ एक शब्द भी और अपने मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हें जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। माफ तो मैं नहीं करूंगी तुम्हें। बहुत अच्छा हुआ जो एक्सीडेंट हुआ, पता चल गया कि तुम कितने पत्थर हो, कितने घमंडी हो, कितने कठोर हो। खबरदार जो मुझसे कभी बात की। I hate you, I hate you, I hate you। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। क्या मौन व्रत रखा है? कुछ बोलोगे नहीं? तुम इन्हें कभी मना किया था। आज मैं ही कह रही हूँ। जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर बात मानूं। बहुत नाराज हो मुझसे? तुम नफरत कर सकती हो, मैं नाराज भी नहीं हो सकता।
गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है विजय। तुमसे नाराज होकर मैं अपने आंटी के पास अमेरिका चली गई थी। पिछले महीने आई हूँ, तुम्हारे घर गई, पता चला तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। तब से बराबर तुम्हें ढूंढ रही हूँ। किस लिए? माफी मांगने के लिए। दुनिया का सबसे होशियार आदमी होगा जिसने माफी का शब्द निकाला। किसी को गाली दे दी, माफी मांग ली। किसी के दिल को ठेस पहुंचा दी, माफी मांग ली। अगर ये माफी जैसा शब्द ना होता तो तुम जैसे लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है ना? मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। तुम जो सजा चाहो मुझे दे सकते हो, लेकिन तुमसे दूर हो जाने में ही मेरी भलाई थी। भलाई? हाँ विजय, किसी भी चीज की कदर उसके दूर हो जाने के बाद ही होती है। तुमसे दूर जाके मुझे तुम्हारी वैल्यू का पता चला। अपने कर्तव्य पे अटल रहने वाला, सच्चाई के लिए किसी की परवाह न करने वाला, फर्ज पर प्यार को बलिदान करने वाला, तुम जैसा दूसरा कहीं नहीं देखा विजय। मुझे तुम पर फख्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू विजय। जिस दिन से तुम्हारी अच्छाइयां समझ में आई, उस दिन से मैंने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। सादगी का लिबास पहनने लगी। हमदर्दी और इंसानियत को समझने के लिए सोशल वर्कर बन गई। हवाई जहाज में उड़ने की जगह ट्रेन में सफर करने लगी। मुझे आखिरी बार माफ कर दो विजय। अब कभी तुम्हें मुझसे शिकायत नहीं होगी। इंस्पेक्टर विजय की ऑनेस्टी और वर्दी के प्रति उसके कर्तव्य की पुलिस डिपार्टमेंट में कस्में खाई जाती हैं। हमारे विचार में आपका उससे टकराना उचित नहीं। परशुराम जी, जनार्दन अंडरवर्ल्ड का माना हुआ आदमी है और उसका भाई बाबला गोल्ड की स्मगलिंग का बेताज बादशाह है। ये दोनों हमारे काम के लिए बहुत जरूरी हैं। ये सोच के काम मैंने अपने हाथ में लिया था। सुनिए सुनिए चड्ढा साहब, देखिए, आपसे हमारे व्यापारिक संबंध हैं। आप हमारे होने वाले समधी भी हैं, परंतु नेता परशुराम अपनी कुर्सी को खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है, मैं खुद ही कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। ये कागजात तैयार हो गए हैं। मेरी बेटी आरती ने इन पर दस्तखत कर दिए हैं। आपका बेटा कहाँ है? हाय डैड, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इनसे मिलो, आप हैं चड्ढा साहब। हेलो। हमारे परम मित्र और तुम्हारे होने वाले ससुर जी। ससुर जी? इनकी बेटी आरती से हमने तुम्हारा विवाह निश्चित किया है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? डैडी, अब आपने फैसला कर लिया है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखा चड्ढा साहब, हमने आपसे कहा था ना कि हमारा बेटा हमारी हर बात को मानता है। बेटे, जरा इन कागजात पर हस्ताक्षर कर दो। लेकिन डैडी, इसमें लिखा क्या है? एक नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी खोली जा रही है जिसमें तुम और चड्ढा साहब की बेटी आरती दोनों पार्टनर होंगे। हम एक्सपोर्ट क्या करें? यहां से भेजा जाएगा चरस और अफीम और वहां से आएगा सोना, गोल्ड। आपका मतलब ये सब इस कंपनी के नाम पर? इसमें हैरानी की क्या बात है? नेता परशुराम के बेटे और उनकी बहू की कंपनी होगी। चाय के पैकेट्स में चरस और अफीम जाएगी और ड्राई फ्रूट्स के डिब्बों में वहां से सोना आएगा। और फिर एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल के कुछ ऑफिसर्स को तो आपके पिताजी जानते ही होंगे। हाँ डैड, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। साहब, जय किशन के घर का पता चल गया है। चांदीवली में उसका घर है, खोली नंबर 15, और घर में उसकी एक अंधी बहन है। आई सी। कौन है? जय किशन का घर यही है। जी हाँ, मैं उनकी बहन हूँ, आशा। आप? मेरा नाम विजय है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आइए, बैठिए। शुक्रिया। आप मेरे भैया के दोस्त हैं? जी। सिंगापुर जाने से पहले भैया ने बताया था कि उनका दोस्त आएगा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए। जल्दी में मैं नाम पूछना ही भूल गई। क्या नाम बताया आपने? हाँ, विजय।
कब चलना है डॉक्टर के पास? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस? आप मेरे घर क्यों आए हैं? मेरे भैया ठीक है ना? हाँ, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक हैं और पुलिस के कब्जे में हैं। पुलिस के? क्यों? उन्हें हवाई अड्डे पर बॉम्ब रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। मेरे भैया ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। तुम्हारे भैया ने ऐसा किया है और वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पर मुझे पूरा यकीन है कि यह काम उनसे किसी और ने करवाया, लेकिन डर के मारे वो कुछ बताने को तैयार नहीं। अगर तुम मुझे उन लोगों के बारे में सब कुछ सच सच बता दो तो मैं तुम्हारे भैया को सरकारी गवाह बनाकर छुड़ाने की कोशिश करूंगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। भाई, तुम्हारे जयकिशन का मामला बहुत उलझ गया है। दरअसल इंस्पेक्टर विजय का रिकॉर्ड इतना साफ सुथरा है कि उसके मामले में कोई हाथ डालने को तैयार ही नहीं। मैं यहां से दिल्ली तक की कोशिश कर चुका हूं और अभी अभी खबर मिली है कि इंस्पेक्टर विजय जयकिशन की अंधी बहन से मिलने गया है। अब इससे पहले कि जज्बाती होकर जयकिशन अपनी जबान खोले, हमें उसकी जबान बंद करनी है। इसके सिवा और कोई चारा नहीं? चारा होता तो मैं तुम्हें बुलाता नहीं। ठीक है, ये काम कैसे होगा? उसका इंतजाम मैं कर चुका हूं। इस वक्त जो वो खाना खा रहा होगा उसमें जहर मिला होगा। भूख भी अजीब चीज बनाई है भगवान ने। जितनी बुझाने की कोशिश करो उतनी ही बढ़ जाती है। हा? मैं पेट की भूख की नहीं, उस भूख की बात कर रहा हूं जिसे हवस कहते हैं। खाना खाओ, खाते रहो। 1500 रुपया महीना भाई बहन के लिए काफी नहीं था? हा? इसका मतलब आप? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूं। तुम्हारी अंधी बहन को मिल भी आया हूं जो ये समझ रही है कि तुम सिंगापुर गए हो। इंस्पेक्टर साहब, आपने ठीक नहीं किया। वो लोग मेरी बहन को मार डालेंगे। मैंने उसकी हिफाजत का पूरा इंतजाम कर दिया है, लेकिन कब तक? इससे पहले कि उसकी जान को कोई खतरा हो तुम मुझे उन तमाम लोगों के नाम बता दो। बताओ जैकी, मुझे उन लोगों के नाम बताओ। इंस्पेक्टर साहब, वो जैकी, अरे कोई जल्दी आओ। जैकी, जल्दी को डॉक्टर बुलाओ। ये तो मर गया, लगता है इसे जहर दिया गया है। मेरे भैया मुझे इस तरह बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। धीरज रखो बहन, धीरज रखो। जाने वाला तो चला गया, लेकिन हमें उसे सजा दिलवानी है जो जयकिशन की मौत का जिम्मेदार है। कुछ नहीं कर पाएंगे आप उसका, कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस स्टेशन में आपकी हिफाजत में जिसने मेरे भैया को जहर देकर मार दिया, कुछ नहीं कर पाएंगे आप उसका। जयकिशन की मौत पुलिस के मुंह पर तमाचा, ये मैं मानता हूं, लेकिन इसका जवाब जयकिशन को मारने वाले के लिए फांसी का फंदा होगा, इसका यकीन रखना। किस बात पर यकीन रखूं? आपने कहा था कि मेरी आंखों की रोशनी के साथ भैया की सजा के अंधेरों को दूर कर देंगे। यहाँ तो पूरी जिंदगी अंधेरे कुएं में दफन हो गई। घेर कर काले बादल अंधकार कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूरज छुप जाता है। क्या तुम जयकिशन के किसी ऐसे दोस्त को जानती हो जिससे वो दिल की हर बात करता हो? हाँ, लेकिन भैया कभी कभी निशा नाम की डांसर का जिक्र किया करती थी। निशा? कहाँ डांस करती है वो? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे भैया अपनी सारी चीजें कहाँ पर रखा करते थे? शायद उसमें कोई काम की चीज मिल जाए। सामने वाली ड्रॉर में भैया अपनी सारी चीजें वहीं रखा करते थे। अरे आओ विकी, बड़ी देर कर दी आने में। विकी, ये जनार्दन साहब है इस क्लब के मालिक, और ये आरती है मेरी बेटी, और ये है विकी, नेता परशुराम के इकलौते बेटे। नमस्ते। हाँ? विजय, एक्सक्यूज मी डैड। हाय विजय। अरे आरती, तुम? मैं अपने डैडी के साथ आई। ये इंस्पेक्टर यहाँ क्या करने आया है? चला साहब, आपकी बेटी इस इंस्पेक्टर को कैसे जानती है? इंस्पेक्टर विजय,
माय डैड। हेलो। हेलो। विक्की। हेलो। मिस्टर जनार्दन। आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या लेंगे? मिस्टर जनार्दन, पुलिस वाले सिर्फ मालूमात लेने आते हैं। मालूमात? जी हाँ, आपके यहाँ ये लड़की डांस करती है। आपके आदमी ने बताया कि उसका नाम निशा है। क्या पूछना है आपको इससे? जय किशन नाम का आदमी पुलिस ने पकड़ा था। निशा उसे जानती है। जी मुझे मालूम नहीं, लेकिन निशा से कुछ पूछने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। Ladies and gentlemen, here comes your favorite Miss Nisha. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you. निशा जी, आप कुछ कहिए। मैं थैंक यू वेरी मच। Don't move. It's a police case. तो कब से जानती हो तुम विजय को? बहुत पहले से। वो बहुत सख्त ऑफिसर है डैडी। उसने मुझे लॉकअप में बंद कर दिया था। उससे झगड़ा करके तो मैं अमेरिका चली गई थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसकी इसी बात को तो मैं प्यार करती हूँ। प्यार? उस मामूली आदमी से? व्हाट नॉनसेंस। तुम्हें अपने बाप की अमीरी और अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए आती। इज्जत कैरेक्टर से बनती है डैडी, और विजय जैसा कैरेक्टर वाला खुददार इंसान मैंने दूसरा नहीं देखा। मैं तो उसे आपसे मिलाना चाहती थी। डैडी, हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। मेरी इजाजत के बगैर? मेरी खुशी को आपने हमेशा अपनी खुशी माना है। इस मामले में मैं तुम्हारी नहीं, अपनी खुशी मानूंगा। जीवन साथी के साथ जिंदगी मुझे गुजारनी है। गुजारनी तुम्हें जरूर है, लेकिन बेटी के लिए जीवन साथी सही चुनना बाप का काम है। बैंक बैलेंस के अलावा विजय में क्या कमी है? उसमें क्या कमी है और क्या कमी नहीं है, ये बताने की मैं जरूरत नहीं समझता। लेकिन उससे शादी की बात तो दूर, उससे मिलने की कोशिश मत करना, यह हमारा आखिरी फैसला है। एक मिनट डैडी, अपने आखिरी फैसले पर जरा गौर कर लीजिए। मैं विजय से शादी करूंगी, ये मेरा भी आखिरी फैसला है। मैं नहीं चाहूंगी कि हमारे फैसले आपस में टकरा जाएं। विजय, निशा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। बेचारी अपनी जवानी के करंट से लोगों के दिल जलाती थी, खुद इलेक्ट्रिक करंट से जल गई। वो जली नहीं, जला दी गई। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट से ये साबित होता है कि एक हादसा था। यह हादसा उसी वक्त क्यों हुआ जब मैं उससे मिलने गया था? हो सकता है कि इत्तेफाक हो। मैं इसे इत्तेफाक नहीं, होशियारी समझता हूँ। हमें उस होटल के लोगों पर कड़ी नजर रखनी होगी। विजय को पूरा यकीन हो गया कि निशा की मौत एक हादसा नहीं, कत्ल है। इसका मतलब यह हुआ कि उसे मुझ पर और मेरे होटल पर भी शक है। ये कमबख्त विजय हर कदम पर हमारे रास्ते की दीवार बनता जा रहा है। इस दीवार को रास्ते से हटा क्यों नहीं देते? नहीं विकी, उसे रास्ते से हटाना बहुत मुश्किल है। उसके सीनियर ऑफिसर उसकी इज्जत करते हैं, नेता लोग उसे डरते हैं। मैंने आज तक ऐसा सख्त कानून का रखवाला अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। तो फिर उसे कानून के जाल में फंसाकर मारना चाहिए। वो कैसे? नेता का बेटा हूं, ऐसी नीति चलूंगा कि ना सिर्फ उसकी वर्दी उतरेगी, बल्कि आरती भी उससे नफरत करने लगेगी। सुनिए। कौन है? मैं हवलदार हूँ। वो इंस्पेक्टर विजय साहब ने आपको फौरन बुलाया है। विजय भैया ने मुझे बुलाया है? हाँ। क्यों? वो जयकिशन के कातिल का पता चल गया है ना, इसलिए। उसका पता चल गया? हाँ। कौन है वो कमीना? वो नहीं, उसको गिरफ्तार करने से पहले विजय साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा। हाँ। मुझे उनके पास जल्दी लेके चलिए। हाँ। चलिए। आओ आओ। हाँ, आराम से आओ। हाँ, आ गई अपनी मंजिल आशा। ये पुलिस स्टेशन है? अरे ये ऐसा स्टेशन है जहाँ से तुम्हारी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होगा। मतलब? अरे मतलब क्या है कि आज से तुम्हारे भाग खुल गए। झोपड़ी की जगह छत, चारपाई की जगह मसारी, और अंधेरे की जगह उजाले उजाले मिलेंगे। मैं समझी नहीं। अरे बड़ी भोली है रे तू। अपने वो विजय साहब है ना, इंस्पेक्टर विजय, वो तुम पर मर मिटे हैं। हवलदार साहब। अरे
नाराज क्यों होती हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी कोई बहन होगी, उसे ये खुशी दिला दो। जाती कहाँ हो? चलो आज से तुम्हें बहन मान लिया हमने। आइए विजय साहब, अपनी चिड़िया को संभालिए। इंस्पेक्टर साहब देखिए ना, कैसी गंदी गंदी बातें कह रहा है आपके लिए। ये क्या कर रहे हैं? विजय साहब छोड़ दीजिए मुझे। अरे भागती कहाँ है रे तू? विजय साहब मुझे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए भगवान के लिए। मुझे अपनी फिरौन खाइए। अरे आओ राकेश आओ, बहुत अच्छे मौके पर आए हो। लो चाय पियो, मैंने अपने हाथों से बनाई है, बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मैं चाय पीने नहीं आया हूँ, तुम्हारे लिए हथकड़ी लाया हूँ। हथकड़ी? ये रहा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। मेरा जुर्म क्या है? तुमने जैकी की बहन आशा का बलात्कार किया है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आई एम सॉरी विजय, ये वारंट मैंने नहीं, ऊपर वाले साहब ने इशू किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कानून के खिलाफ जाने की कोई कोशिश नहीं करोगे। मैं कानून का रखवाला हूँ, कानून के हर ऑर्डर को मानना मेरा धर्म है, चाहे वो मेरे खिलाफ क्यों ना हो। 16 जनवरी की शाम 5 बजे अंधी आशा रोती हुई पुलिस स्टेशन आई। उसने बताया कि डायस के गोडाउन में इंस्पेक्टर विजय ने उसके साथ बलात्कार किया। मैंने उसका मेडिकल चेकअप करवाया, जिसकी रिपोर्ट से यह जाहिर हुआ कि उसकी बात सच है। मैं हवलदार चरणजीत के साथ उस गोडाउन में गया, वहां आशा की फटी हुई साड़ी मिली। उसके अलावा विजय के वर्दी के बैजेस भी मिले, जो हाथापाई के दौरान आशा के हाथ से टूटकर वहां गिरे थे। इस बात का क्या सबूत है जो बैजेस मिले हैं वो विजय की वर्दी के हैं? विजय की गिरफ्तारी के वक्त मैंने उसकी वर्दी भी जब्त की थी, उसमें बैजेस नहीं थे। जिस वक्त आप मुझे गिरफ्तार करने आए, ना ही आपने बैजेस का जिक्र किया, ना ही आपने मुझे मेरी वर्दी दिखाई। एक ऑफिसर होने के नाते मेरा फर्ज है अदालत के सामने सबूत पेश करना, मुजरिम के सामने नहीं। अगर मैं कहूं कि मेरी वर्दी के बैजेस मुझे गिरफ्तार करने के बाद निकाले गए, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा विजय? मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है? बात दुश्मनी की नहीं, सबूत की होती है मिस्टर राकेश। अदालत विजय के बारे में छुपे हुए सच को साफ देख चुकी है। बैजेस का निकलना कोई ठोस सबूत नहीं है। सिर्फ बैजेस नहीं ऑनर, इंस्पेक्टर की कही हुई हर बात एक अंदाजा है, सबूत नहीं। इन्होंने कहा कि आशा के साथ गोडाउन में बलात्कार हुआ। क्या इनके पास एक भी चश्मदीद गवाह है जिसने मुझे वहां देखा हो? मेडिकल टेस्ट से साबित होना कि आशा के साथ बलात्कार हुआ, यह तो साबित नहीं करता कि ये घिनौना काम मैंने किया हो। मैं कहती हूँ तुमने किया है। तुमने मेरी इज्जत लूटी है, तुमने मेरे साथ अपना मुकाबला किया है। तुम कानून के रखवाले नहीं, कानून के सबसे बड़े मुजरिम हो। तुम्हें कानून की वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं। तुम एक दाव हो इस देश की पुलिस के नाम पर। तुम पुलिस वाले हो, सबूतों को उल्टा सीधा करके बच जाओगे, लेकिन मुझे अंधी की लाचारी, मेरी हाय तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेगी। कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे शरीर में विजय, कीड़े पड़ेंगे। विजय, अदालत धोखा खा गई ना? मैं इसे अदालत का धोखा खाना नहीं, तकदीर की गर्दिश कहूंगा। मेरे भाग्य में जेल की सलाखें लिखी थी, वो इस बहाने मिल गई। तुम इसे अंधे कानून की भूल नहीं कहोगे? बिल्कुल नहीं, कानून ने सबूतों की सच्चाई पर फैसला किया है। भूल किए उन सबूतों को पेश करने वालों ने, खास तौर से वो अंधी लड़की, उसकी तड़प, उसका बयान
वो चीख चीख कर कह रही थी कि वो सच कह रही है। और सच ये है कि तुमने ऐसा नहीं किया। मेरे और उसके सच के बीच में झूठ की एक दीवार है। उसकी सच्चाई क्या है इस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जेल में रहकर तुम इस सच्चाई को कैसे साबित कर सकोगे? सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी होती है आरती। वक्त आने पर वो झूठ के पाताल का सीना चीरकर बाहर निकल आती है। इंसान को चाहिए कि वक्त का इंतजार करे। ये क्या है? जिस वक्त पर तुम्हें इतना भरोसा है उसका इंतजार करने का, ये मेरा सहारा है। मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर के तुम्हारी पत्नी बनके तुम्हारे घर में रहने का अधिकार चाहती हूँ। आरती, मत अपने आप को इतनी कड़ी तपस्या में डालो। हो सकता है कि मेरी बेगुनाही साबित ना हो, और साथ साथ 7 साल क्या, मैं 7 जन्म तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। नहीं आरती नहीं, मैं तुम्हें इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। मेरा काम मानो, किसी अच्छे से आदमी से शादी करके अपना घर बसा लो। विजय, तुम्हें गलत समझ के, तुमसे नफरत करके तुम्हारे बिना 1 साल नहीं गुजार पाई। तुम्हें समझकर 1 पल भी नहीं गुजार पाओगी। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम पर लिख दी है। अपना नाम देके इज्जत से जीने का अधिकार दे दो तो ठीक है, वरना तुम्हारे नाम के साथ बदनाम होकर जिंदगी गुजार दूंगी। आरती, आरती को उसके नाम की तरह पवित्र रहने का हक दे दो विजय। तुम्हें तुम्हारी आरती की सौगंध। अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बॉम्बे नहीं चलना? मैं अपनी दीदी का वेट कर रही हूँ। लगता है उन्होंने ट्रेन मिस कर दी। ओह, चलो मैं भी रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ, वरना तुम्हारे भैया परेशान होके खुद चले आएंगे। और वैसे भी मैं दीदी के साथ पूना जा रही हूँ। नेक्स्ट वीक जब बॉम्बे आऊंगी ना तो तुम्हारे घर आऊंगी। तुम अपनी दीदी को साथ जरूर लाना। मैं अपने भैया को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। मैं चलूं? बाय। भैया, भैया, आप? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी? ये कैसे हो सकता है? देखिए, मजाक मत कीजिए, सच सच बताइए, आप हैं कौन? मैं सच कह रही हूँ अजय। ये ठीक है कि कोई मंडप नहीं सजा, कोई बारात नहीं आई, कोई डोली नहीं उठी। बस तुम्हारे भैया के पवित्र हाथों ने इस मांग में सिंदूर भरा और हम जीवन साथी बन गए। लेकिन भैया मुझे तो बताते, वो है कहाँ? वो जेल में है। क्या? तुम्हारे एग्जाम चल रहे थे, पढ़ाई में तुम्हें डिस्टर्ब ना हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया गया। भाभी, भैया जैसे सच्चे इंसान के साथ जो कुछ भी हुआ है वो आज के भ्रष्टाचार के जमाने में कोई नई बात नहीं। लेकिन आपने जो किया वो सत्युग की सीता तो कर सकती थी, कोई कलयुग की नारी ऐसा करेगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। आप सचमुच महान हो भाभी। अरे ये क्या कर रहे हो अजय? इन पवित्र चरणों की सौगंध भाभी, तुम्हारे और भैया के इस वनवास को तुम्हारा तेवर खत्म करेगा। ये वनवास नहीं, एक किस्म का इम्तिहान है, कानून और वर्दी का। किस कानून किस वर्दी का?
उसका जिसकी इज्जत की आप कस्में खाते थे, जिसके लिए हमारे पुरखों ने अपनी जानें दे दी, और जिसके बदले में आपको मिली है जेल की सलाखें, बदनामी, सजा। ग्रहण का दाग तो चांद और सूरज को भी सहना पड़ता है। हम तो इंसान हैं, तकलीफों पर मुस्कुराना इंसान की शान है अजय। कुदरत की दी हुई तकलीफ पर मुस्कुराना तो इंसान की शान होती है, लेकिन इंसान की दी हुई तकलीफ पर नहीं। भैया, मुझे सिर्फ उन लोगों का नाम बताइए जिनकी वजह से आपको सजा हुई है। मैं उन कुत्तों को सच कहने पर मजबूर कर दूंगा और खुद सजा का हकदार बन जाएगा। अगर तूने गैर कानूनी ढंग से सच को उगलवाने की कोशिश की तो तू कानून का मुजरिम कहलाएगा। और वो लोग जिन्होंने कानून की कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाकर आपको मुजरिम बना दिया, उनका? ये उनकी वक्ती जीत कह सकते हो, लेकिन उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस वक्त तो मुझे आपका, मेरा और आपके नाम का सिंदूर मांग में भरकर बैठी हुई भाभी का अंजाम बुरा नजर आ रहा है। यह हमारा अंजाम नहीं, जिंदगी के रास्ते की दुश्वारी है। सच्चाई की आग जिसमें तपकर आदमी कुंदन बनता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आप बेगुनाह हैं, और आपकी बेगुनाही साबित करना मेरा फर्ज है, जो मैं किसी भी हालत में करूंगा। मुझे सिर्फ उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? इसके लिए तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अपने शरीर पर पुलिस की वर्दी पहननी पड़ेगी। भैया, तेरा फर्ज है मेरी बेगुनाही साबित करना, और मेरा फर्ज है तुझे सही रास्ता दिखाना। अगर तू अपना फर्ज निभाना चाहता है तो तुझे मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, चलो। नहीं पिताजी, मैं अपने पति या देवर की आज्ञा के बिना इस दहलीज के बाहर नहीं निकल सकती। न सिर्फ तुम बाहर निकलोगी, बल्कि दोबारा कभी इस दहलीज के अंदर कदम नहीं रखोगी। ये तुम्हारे पिता का हुक्म है। पति का नाम साथ लग जाने के बाद पिता का लड़की पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। बकवास बंद करो। तुम्हारा ये बचपना हमें गुस्सा दिला देगा और अपनी जायदाद से तुम्हारा नाम काट देंगे। मेरी जायदाद, मेरे पति और उनका नाम है। वो नाम जो बदनामी के कफन में लिपटा हुआ है, वो पति जो जेल में है, जिसकी तुम्हारे साथ ठीक से शादी भी नहीं हुई। इस मांग में भरा उनके हाथ का सिंदूर मेरी शादी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। मैं इस सर्टिफिकेट को नहीं मानता। चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से ले जाऊंगा। इस बात की कोशिश भी मत करना, वरना अपनी बेइज्जती के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अच्छा, मेरे मैं सब कुछ सुन चुका हूँ भाभी। आप मेरी भाभी के पिता हो, आपकी सेवा, आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज है, लेकिन एक देवर होने के नाते मेरी मां समान भाभी को धमकी देने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना मेरा धर्म है, और फर्ज को धर्म के रास्ते में कभी नहीं आना चाहिए। अब आप ही का फैसला है। आप अंदर आके मुझे अपना फर्ज निभाने का मौका दोगे या? आप अंदर आइए पिताजी। आई एम सॉरी भाभी, मैंने आपके पिता के साथ ये डरती थी विजय के बिना हालात का मुकाबला कैसे कर सकूंगी। तुम जैसे देवर को पाकर लगता है मुकाबला कैसा, हालात को तो ठोकरे मार मार कर भगा दूंगी। मिला अपने भैया से, क्या कहा उन्होंने? कहने लगे कि जब तक तुम पुलिस की वर्दी पहनकर नहीं आओगे, मैं अपने फंसाने वालों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अब तुम ही बताओ भाभी, क्या दिया इस वर्दी ने उन्हें जो मुझे भी उसमें बांधना चाहते हैं? वो तुम्हें बांधना नहीं चाहते थे, तुम्हारे हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। भाभी, आज के जमाने में वर्दी मजबूती नहीं, एक बंधन है, एक डोर है जो आदमी को कठपुतली की तरह बांध के रखता है, और जिसे नचाते हैं वो लोग जिनका पैसा कानून को खरीद लेता है, वो नेता, वो अधिकारी जो अपनी सीट, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं। इतनी सच्ची बात तुम जैसा हर नौजवान समझ ले तो आने वाले कल का इतिहास बदल सकता है। पैसे और कुर्सी की नाजायज ताकत के सामने तुम जैसे वर्दी की इज्जत, वर्दी की कसम खाने वाले जब झुकना छोड़ देंगे, तभी तो बदलेगा आज का ढांचा, देश का भविष्य। ठीक है भाभी, अगर आप भी यही चाहती है तो इस वर्दी की कसम, इसकी शान, इसके हर असूल को मानकर पूरी ईमानदारी के साथ इसे पहनूंगा। ये भी कोई शादी हुई अंकल? न फेरे न बारात, बाप हैं आप, जबरदस्ती कर सकते थे? वो बालिग है विकी, जबरदस्ती नहीं कर सकता। और फिर तुम जानते हो कि आरती कितनी जिद्दी है,
लेकिन तुम फिक्र मत करो, विजय को 7 साल की सजा हुई है। 3-4 महीने में जज्बात का जोश ठंडा हो जाएगा, फिर मैं उसे ले आऊंगा। लेकिन अंकल, उसके बीच अगर हमें कुछ माल बाहर भेजना पड़ा तो आरती के दस्तखत की जरूरत तो पड़ेगी ना। तुम उसकी चिंता मत करो, दस्तखत मैं ले आऊंगा। विजय के प्यार ने उसका दिल जरूर जीत लिया है, लेकिन उसके प्यार में इतना दम नहीं जो बाप के अधिकार को छीन सके। मैं कसम खाता हूँ इस वर्दी की, मैं कसम खाता हूँ इस वर्दी की कि इस देश के कानून को सच्चाई से निभाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद। जय हिंद। आज हमारे पुरखों की आत्मा तेरे शरीर पर यह वर्दी देखकर खुशी से झूम उठी होगी। मेरी आत्मा तो उस वक्त खुश होगी जब मैं आपको इस कैदी की वर्दी से आजाद करवाऊंगा। तू ऐसा करेगा मेरे भाई, इसका मुझे पूरा यकीन था। भैया, मैंने आपके केस पेपर्स पढ़े। उस हरामजादी अंधी लड़की। नहीं अजय, नहीं, उस लड़की के बारे में गलत मत सोच। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं उसका ऑपरेशन कराऊं, उसकी आंखें वापस दिलाऊं। ये आप उस लड़की के बारे में कह रहे हैं जिसके झूठे बयान ने आपके नाम, आपकी इज्जत को बदनाम किया, आपको सजा दिलाई? मेरा तजुर्बा कहता है अजय कि आशा ने जो कुछ भी अदालत में कहा वो सच है। और आप ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते, ये भी सच है। वो कौन सी बात है, कौन सी चाल है जिसने आशा के झूठे बयान में सच्चाई जैसी ताकत पैदा कर दी? इसका पता तुम्हें लगाना है। इस खेल की शुरुआत उस दिन हुई थी जब मैंने जय किशन को गिरफ्तार किया था। जय किशन आशा का भाई था। वो जनार्दन के होटल में डांस करने वाली निशा से प्यार करता था, वही काम करता था। तुम्हें अपनी तफ्तीश की शुरुआत जनार्दन के होटल से करनी होगी। पूजा। अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम्हें इस रूप में देखे मेरे दिल पर क्या गुजरेगी, ये कभी सोचा तुमने? मेरा तुम्हारा ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं जो मैं तुम्हारे दिल के बारे में सोचूं। पूजा, हम दोनों एक कॉलेज में पढ़े लिखे, साथ उठे बैठे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी जाती जिंदगी में दखल दो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तुम कह रही हो? तुम जो मेरे प्यार का दम भरती थी, तुम जो मेरा प्यार, और तुमसे कॉलेज में तो ऐसे पास टाइम चलते ही रहते हैं। तुम इतना सीरियस हो जाओगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। पूजा, ये तुम क्या कह रही हो? क्या बात है मिस पूजा? कुछ नहीं जनार्दन साहब, ये मेरे कॉलेज के साथी हैं और बेचारे किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। हाँ। क्यों इंस्पेक्टर, गलतफहमी दूर हो या नहीं? सिर्फ गलतफहमी ही नहीं, बहुत कुछ दूर हो गया। थैंक यू मिस पूजा। आ गए अजय? चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। तुम खा लो भाभी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? हाँ, क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, मुझे अकेला छोड़ दो। ए, क्या हुआ? बता ना क्या हुआ? तुझे मेरी सौगत, तेरे भैया की सौगत। भाभी, क्या प्यार भी एक खेल होता है? क्या दिल भी धोखा देते हैं? एक तुम हो जिसने प्यार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और एक वो है
जो प्यार को टाइम पास करने का खेल समझती है। कौन है वो? वो मैं हूँ भाभी जी। मैं अजय के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और इनसे प्यार करती हूँ, मगर इन्होंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि मैं होटल में डांसर बनकर क्यों नाच रही हूँ, इनके प्यार को खेल क्यों कह रही हूँ। लेकिन तुमने ये सब किया क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बहन के कातिल की तलाश थी। क्या? तुम्हारी बहन? हाँ भाभी, मेरी बड़ी बहन निशा, जो उस क्लब में डांसर थी। जब मैं कॉलेज से आई तो मुझे पता चला कि उसका खून कैसे हुआ, और उस दिन मैंने कसम खाई कि जिसने भी मेरी बहन का खून किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हारे प्यार का मजाक इसलिए उड़ाया ताकि जनार्दन को हम दोनों के संबंध के बारे में पता ना चले, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देता। तो क्या तुम्हारी बहन की मौत में जनार्दन का हाथ है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जनार्दन बहुत बदमाश आदमी है और उसके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड के लोगों से हैं। अजीब इत्तेफाक है। मेरे भैया उसी केस की इंक्वायरी करने गए थे जब उन्हें फंसाया गया था। तुम्हारे भैया? इंस्पेक्टर विजय, जिन्होंने उस अंधी लड़की के साथ? ये झूठा इल्जाम है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आशा तो कसम खाकर कह रही थी कि... वो कौन सा झूठ है जिसने आशा की कसम में सच्चाई जैसी मजबूती भर दी? इसी राज को मैं जानना चाहता हूँ, और इस सच्चाई की झलक तो सिर्फ आशा दे सकती है। लेकिन आशा तो भैया के नाम से नफरत करती है, इसलिए मेरा उससे मिलना ठीक नहीं होगा। उससे कुछ मालूम करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। वो क्या है भाभी? मैं और तुम राधा को डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी आंखों का ऑपरेशन कराएं। जब ऑपरेशन कामयाब हो जाए तो वो हमें अपना मानकर शायद कुछ ऐसी बात बता दे जिससे तुम्हारी बहन के कातिल और विजय को फंसाने वाले का पता मिल सके। भाभी ठीक कहती है पूजा। कलकत्ता से बहुत बड़े आंखों के डॉक्टर बैनर्जी आए हुए हैं जो शेरटन होटल में ठहरे हैं। मैं कल ही उनसे अपॉइंटमेंट लेता हूँ। तुम और भाभी आशा को लेकर वहां चली जाओ। आशा की आंखों की रोशनी हम सबको रोशनी दे सकती है। पेशेंट का नाम? मिस आशा। बैठिए। सुनिए, आरती नाम की कोई औरत हमें पूछने तो नहीं आई? जी नहीं। चलो बैठो। ये आरती कौन है? सोशल वर्कर है। ये समझो कि मेरी बड़ी बहन जैसी है, और तुम्हारे इस इलाज का खर्चा भी वही उठाने वाली है। डॉक्टर बैनर्जी कौन से रूम में है? 302। थैंक यू। हम सब यहाँ जमा हुए, इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं पुलिस को शक तो नहीं हो जाए? ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अच्छा, चड्ढा साहब, सिंगापुर का काम हो गया है, पार्सल तैयार हैं। आप जब कहेंगे हम जहाज में चढ़वा देंगे। हमारे आदमी ड्यूटी पर कब होंगे इसकी खबर मैं जनार्दन को कल कर दूंगा। यहाँ से जो माल जाना है वो जमा हो गया? कल तक सब जमा हो जाएगा। वहां से आपके पार्सल निकलेंगे और यहाँ से हमारे। लेकिन आपकी बेटी के साइन के बगैर माल उतरेगा कैसे? डोंट वरी, वो मेरी बेटी है, मेरे से अलग रहती है, लेकिन करेगी वही जो मैं चाहूंगा। जेल से छूट गए, तुम्हारी वर्दी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या बकवास करती हो, छोड़ो मुझे। आशा, छोड़ दो इन्हें। नहीं, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इससे मेरी इज्जत मिलती है, मैं इसका खून पी जाऊंगी। आशा, ये इंस्पेक्टर विजय नहीं है, ये विकी है, और मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन इसने तो वही खुशबू लगाई है जो विजय ने उस वक्त लगाई थी जब उसने मेरे साथ मुंह काला किया था। अरे क्या बकवास करती हो, छोड़ो। इडियट। क्या विकी की खुशबू पर उसने भैया को पुकारा? हाँ अजय,
वो कह रहे थे कि उस हादसे के समय विजय भैया ने भी सेम खुशबू लगाई थी। भैया को तो खुशबू से नफरत है, वो तो कभी कोई खुशबू नहीं लगाते। कहीं इस मामले में विकी का हाथ तो नहीं? तुम तो जानते ही वो किस किस्म का आदमी है। खुशबू पहचान लेने का मतलब ये नहीं कि उस अंधी के बयान पर कानून तुम्हें गिरफ्तार कर ले। नहीं अंकल, मुझे इंस्पेक्टर अजय की चिंता है। मुझे मालूम हो चुका है कि उस अंधी का डॉक्टर से उसी ने अपॉइंटमेंट लिया था। हो सकता है उस अंधी को कुछ बातें याद आ जाएं जो अजय को बता दे और वो उन बातों के जरिए मुझ तक पहुंचाए। उसका एक ही उपाय है, उस अंधी की मौत। और मेरे विचार से जनार्दन ये काम आसानी से कर पाएगा। इस काम के लिए जनार्दन को कहने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा काम मेरा आदमी हीरा कर देगा। बोल, तुझे किसने भेजा? आशा को मारने क्यों आया था? बोल, किसने भेजा है तुझे? बोल! लेकिन अजय, एक पुलिस वाले को इस तरह कानून हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया सर। अगर मैं ये सब नहीं करता तो एक बेसहारा बेकसूर अंधी लड़की को जान से मार दिया जाता। इस बात का क्या सबूत है कि वो आशा को मारने आया था? क्योंकि आशा ने विकी की खुशबू को पहचान लिया था। घबराकर विकी ने आशा को जान से मारने की कोशिश की। सर, आई वांट अरेस्ट वारंट फॉर मिस्टर विकी राइट नाउ। विकी ने आशा को मरवाना चाहा सर, इस बात का हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हो सकता है आशा और हीरा में कोई पुरानी दुश्मनी हो। इंस्पेक्टर राकेश मेहरा, सुबह आशा ने खुशबू पहचान ली, शाम को उसे जान से मरवाने की कोशिश की गई। अगर आशा और हीरा की कोई पुरानी दुश्मनी होती तो वो उसे बहुत पहले से खत्म कर सकता था। ये दलील बन सकती है, सबूत नहीं जिसके बिना पर एक बड़े नेता के बेटे को गिरफ्तार किया जाए। पेपर वाले ऑपोजिशन पार्टी के लोग हंगामा मचा देंगे सर। राइट। मैं समझता हूँ राकेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके बिना पर हम विकी के खिलाफ एक्शन ले सकें। अंडरस्टैंड? कौन है? कौन है? घबराओ नहीं, मैं हूँ इंस्पेक्टर अजय। ओह, आप ही ने कल मुझे इस कमरे में शिफ्ट करा दिया था ना? बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसा ना करते तो वो आदमी मुझे जान से मार डालता। कुछ पता चला कौन था वो? उसका नाम था हीरा और वो एक गुंडा था। लेकिन वो तुम्हें मारना क्यों चाहता था? कुछ समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से उसे उसी आदमी ने भेजा था जिसने तुम्हें बर्बाद किया। वो तो इंस्पेक्टर विजय था। उस आदमी को क्यों भूल रहे हो जिसे कल तुमने विजय समझा, जो खुशबू लगाए हुए था? हो सकता है इंस्पेक्टर विजय जैसी खुशबू वो भी लगाता हो। तुम देख नहीं सकती, तुम्हें जो कहा गया तुमने समझा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ही खुशबू इस्तेमाल करने वाले ने इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर तुम्हें बर्बाद किया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है क्योंकि इंस्पेक्टर विजय कभी कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करते और ये सब जानते हैं। हे भगवान, अगर ऐसा हुआ है
तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। खुशबू के अलावा तुम मुझे और कोई ऐसी बात बता सकती हो जिससे मुझे सच्चाई तक पहुंचने में मदद मिले? ऐसी कोई बात? हाँ इंस्पेक्टर साहब, जो हवलदार मुझे पकड़ कर ले गया था, उसकी कलाई मैंने पकड़ी थी। थोड़ा मोटा था। अगर वो कलाई फिर से मेरे हाथ में आ जाए तो उसे मैं पहचान सकती हूँ। सर आप यहाँ? यस। सब ठीक तो है ना? इन लोगों को क्यों इकट्ठा किया है? इनमें से एक हवलदार वो है जो आशा को वहां लेके गया था जहां उसकी इज्जत लूटी गई। आशा उसे पहचानती है? आशा ने उसकी कलाई पकड़ी थी और आशा का कहना है कि उसकी कलाई पकड़कर उसे पहचान सकती है। बड़ी अजीब बात है। आशा अंदर बैठी है, तुम लोग एक एक करके अंदर जाओगे। जस्ट अ मिनट सर, अगर वो पहचानती है तो सामने कलाई पकड़ के देख ले, अंदर जाने की क्या जरूरत है? ये बात मैंने भी कही थी, लेकिन अजय की जिद है। अजय, यू कैन गो अहेड। थैंक यू सर। तुम अंदर जाओ। लो बहन। जाओ। नेक्स्ट। जाओ। तुम। यस सर। हो गया सर। ठहरो। यही है सर। नहीं सर, ये झूठ है सर। अगर यह झूठ है तो तूने आशा के हाथ में अपनी कलाई क्यों नहीं दी? मैंने कलाई दिखाई है सर। झूठ बोलता है। नहीं सर। बिना आशा से पूछे तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसने कलाई नहीं दी? इसलिए कि मैंने आशा की उंगलियों पर स्याही लगाई थी, जिसका निशान इन दोनों की कलाई पर है, लेकिन इसकी कलाई पर नहीं। मैंने आशा को अंदर इसलिए बिठाया था ताकि इसके दिल का चोर इसे कलाई देने से रोक दे और मैं इसे पकड़ लूं। बोल, तू उसे ले गया था कि नहीं? मैं कुछ नहीं जानता सर, मैं नहीं जानता सर। बोल। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता सर। अरे ये तो बेहोश हो गया, इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। एम्बुलेंस बुलाओ। मेरा रिवॉल्वर निकाल कर भाग जाओ। गोली मार दूंगा। गाड़ी रोको, चिरंजीत भाग गया है। क्या हुआ? मेरा रिवॉल्वर लेके भाग रहा था। मैंने तो गोली पैर में मारने की कोशिश की, मगर पीठ पर लग गई। मर गया बेचारा। ऑटो। सलाम मैम साहब। सलाम। आप बाजार जा रही हैं? हाँ, बाजार जा रही हूँ। आरती, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आओ गाड़ी में बैठो। आओ ना।
तुम सोच रही होगी कि तुम्हें यहाँ किस लिए लाया गया है? इसलिए कि वो 2 टके का इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर चड्ढा साहब के घर से तुम्हें ना ले जा सके। मैं विजय की पत्नी हूँ और इंस्पेक्टर अजय की भाभी हूँ। उन दोनों के लिए मुझे इस घर से ले जाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इस घर की तरफ कानून का कोई आदमी तो क्या, खुद कानून नजर उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ कानून बनाया जाता है और कानून तोड़ा जाता है। चड्ढा साहब, आओ बेटी, आओ ना बेटी, ये तुम्हारा अपना ही घर है, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आप बाप होके बेटी के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? क्योंकि बेटी बेवकूफ है। दौलत और ताकत दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। दौलत कमाना मुझे आता है और नेता परशुराम की बहू बनाकर ताकत भी मेरी मुट्ठी में होगी। साहब, मेमचा तो घर पर नहीं है। कहाँ गई? अपने डैडी के साथ गाड़ी में गई हैं। ये तो अच्छा हुआ चड्ढा साहब कि चिरंजीत मेरा इशारा समझ गया और चक्कर खा के गिर गया, वरना इंस्पेक्टर अजय उससे मेरा और विकी का नाम जरूर उगलवा लेता। भाई राकेश, तुमने बहुत होशियारी का काम किया है। ये लो 50,000 रुपया इनाम के तौर पर। शुक्रिया सर, आपने पहली बार घर आने का मौका दिया, ये क्या कम बात है। अच्छा तो मैं चलूं सर? अरे भाई, पहली बार घर पर आए हो, बिना ड्रिंक लिए कैसे जा सकते हो? कम ऑन, हैव अ ड्रिंक विद मी। वेरी गुड, चीयर्स। साहब, इंस्पेक्टर अजय साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ये यहाँ कैसे आ गया? ठीक है, उसे अंदर भेजो। राकेश, तुम इधर चले जाओ, जाओ। यहाँ क्यों आए हो? मेरी भाभी कहाँ है? आरती? वो क्या यहाँ आने वाली थी? सुबह वो आपके साथ आपकी गाड़ी में गई थी, इस बात का गवाह है मेरे पास। गवाह की जरूरत तब पड़े जब मैं इनकार करूं। वो मेरे साथ गाड़ी में बैठी जरूर थी, लेकिन मार्केट के पास उतर गई थी। झूठ बोल रहे हो आप। हर जगह से मालूम कर चुका हूँ, आपको मिलने के बाद वो किसी से नहीं मिली। तुम कहना क्या चाहते हो? एक बाप ने अपनी बेटी को किडनैप किया है? किडनैप तो नहीं, लेकिन अपनी जिद पूरी करने के लिए एक बाप ने अपनी बेटी को छुपा जरूर दिया है। इंस्पेक्टर अजय, ऐसा बेहुदा इल्जाम लगाने के बदले में मैं ऊपर वालों से तुम्हारी शिकायत कर सकता हूँ, और तुम्हें भी अपने भाई की तरह इस वर्दी से हाथ धोना पड़ेगा। वर्दी से मैं हाथ धोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि अगर मेरी भाभी को किसी ने जरा सी भी तकलीफ दी तो मैं उसकी ऐसी धुलाई करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। गॉट इट? एक मिनट। इंस्पेक्टर अजय, मेरी बेटी तुम्हारे घर पर थी, उसकी जिम्मेदारी तुम पर थी। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तुम सबका जीना हराम कर दूंगा। दा 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 दा। पापा, बबलू स्कूल जाने के लिए तैयार है। शाबाश बेटा, जाने से पहले एक पप्पी दे दो। बाय पापा। बाय। चलो मम्मी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। अरे भाई साहब, आप बाहर क्यों खड़े हैं? बस यूं ही छुप छुप कर बाप बेटे का प्यार देख रहा था। बहुत लाड करते ना इसे। लाड? इसके बिना तो उनको चैन ही नहीं आता। उनका बस चले तो इसको स्कूल में ही ना भेजे, 24 घंटे अपने साथ में ही रखें। ये तो जान है उनकी। अच्छा भाई साहब, मैं चलती हूँ, आप अंदर जाइए ना। गुड मॉर्निंग मिस्टर राकेश। अजय, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं हवलदार चरणजीत की मौत के बारे में मशवरा करने आया हूँ। क्या मशवरा? मेरा ख्याल है कि हवलदार चरणजीत ने पुलिस स्टेशन में बेहोश होने का नाटक किया था। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि अगर वो वाकई बेहोश हुआ था तो फिर उसे सिर्फ 10 मिनट में होश कैसे आ गया? मैं क्या जानता? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने आप जैसे सीनियर ऑफिसर का पिस्तौल छीनने में भी कामयाबी हासिल। अजय, पकड़े जाने का खौफ इंसान की 10 गुना ताकत बढ़ा देता। यह भी तो हो सकता है कि उसने ये सब किसी स्कीम के तहत किया हो। अगर ये कोई स्कीम थी तो उसे बेनकाब करो, स्कीम बनाने वालों को गिरफ्तार करो। मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? उनको तो मैं बेनकाब कर ही दूंगा। खैर, आपसे एक और बात पूछनी थी। बोलो। कल मेरी भाभी अपने डैडी के यहाँ गई थी, आप उसे मिले थे क्या? तुम्हारी भाभी और उनके डैडी, उनसे मेरा कैसे मिलना हो सकता? क्यों?
आप मिस्टर चड्डा के घर नहीं जाते? अब तक तो नहीं गया। अगर मैं कहूं कि आप झूठ बोल रहे हो? अजय, तुम अपनी औकात से बढ़ रहे हो। ये तुम्हारी कॉलेज की जिंदगी नहीं है। तुम्हारे शरीर पे पुलिस की वर्दी है और तुम्हें इस वर्दी और अपने कंधे पे लगे स्टार्स के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। अगर मैं ऊपर वालों से कंप्लेन कर दूं तो 1 मिनट के अंदर तुम्हारी ये वर्दी उतर सकती है, समझे? नाउ गेट आउट। तुम्हें इस वर्दी और अपने कंधे पे लगे स्टार्स के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। तुम्हें इस वर्दी और अपने कंधे पे लगे स्टार्स के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। तुम्हें इस वर्दी और अपने कंधे पे लगे स्टार्स के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ अजय सिंह, बहुत शिकायतें आ रही हैं तुम्हारे बारे में। जी, मैंने इंस्पेक्टर राकेश मेहरा से बदतमीजी से बात की। रात के 11 बजे मिस्टर चड्डा के घर जाकर उनकी बेटी, मेरी मां समान भाभी को छुपाने का इल्जाम लगाया। इसके अलावा और कोई शिकायत है सर? डिपार्टमेंट जवाब चाहता है इन बातों का। इन सारी बातों का जवाब मैं लिख कर लाया हूं सर। ये क्या है? यस सर, माय रेजिग्नेशन। मैं पुलिस की नौकरी छोड़ रहा हूं। तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं बिल्कुल होश और हवास में हूं सर। अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। गुड बाय। ये तुमने क्या किया? जिस वर्दी को पहनते वक्त तुमने अपने भाई को छुड़ाने की कसम खाई थी, उसे ही उतार दिया। आज के जमाने में वर्दी वर्दी नहीं, खाकी कपड़ों का सिलाया गया कफन बन चुकी है, जिसके पहनने वाले मुर्दों से भी बदतर हो चुकी है। और वो ड्यूटी, वो कसम जो तुमने वर्दी पहनते वक्त खाई थी। मैंने हर कदम पर उस कसम को निभाने की कोशिश की, कानून के दायरे में रहकर अपने भाई को बचाने के लिए सबूत हासिल किए, लेकिन मेरे सीनियर, वर्दी पहनने वाले, वर्दी की कसम खाने वाले मेरे रास्ते में रुकावट बन गए। मैंने अपने भाई को बेगुनाह साबित करने की कसम वर्दी की कसम से पहले खाई थी। उस कसम को निभाना मेरा पहला धर्म है और उसे मैं निभाऊंगा किसी भी कीमत पर। हेलो बबलू। अरे अंकल, आपने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली? कुछ दुश्मनों की वजह से, जो सिर्फ मेरे ही नहीं तुम्हारे डैडी के भी दुश्मन है, और इन दुश्मनों की वजह से तुम्हारी जान को भी खतरा है बेटे। इसलिए तुम्हारे डैडी ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है। चलो मेरे साथ। आप आ गए? क्या हुआ मालती? बबलू का अब तक कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने बबलू को सब जगह ढूंढा, लेकिन बबलू कहीं नहीं मिल रहा। बबलू कहीं नहीं मिल रहा। हेलो हेलो डैडी, मैं बबलू बोल रहा हूँ। बबलू, बेटे कहाँ हो तुम? तुम्हारा बेटा मेरे पास है इंस्पेक्टर। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर विजय की बेगुनाही का सबूत। तुम ये गैर कानूनी काम करके बच नहीं सकते। कानून के रखवाले जब कानून को खिलौना बना देते हैं तो उनके साथ इसी तरह खेला जाता है। इंस्पेक्टर, विजय को बेगुनाह साबित करके उसे जेल से छुड़वा दो। तुम्हारा बेटा बबलू तुम्हें वापस मिल जाएगा। सुनो, हेलो सुनो। कहाँ है मेरा बबलू? कहाँ है मेरा बबलू? मेरा बबलू मुझे चाहिए। मेरा बबलू, मेरा बबलू। दिमाग पर ज्यादा गहरा असर पड़ा है। लगता है इनको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। इनका सदमा दूर कर दीजिए, वरना इनकी जान भी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर मुझे फोन कर देना।
देख लिया राकेश मेहरा, अपनी काली करतूतों का नतीजा, या कुछ और पाप करने बाकी है? एक बेसहारा अंधी लड़की की इज्जत लुटवा दी, ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह को जेल करवा दी, हवलदार चरणजीत को अपने हाथों से मार दिया। इन सब की सजा इसी संसार में मिलेगी, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारी बीवी और बच्चे को, तुम्हारी बीवी और बच्चे को। मैं इंस्पेक्टर राकेश मेहरा अपने होश और हवास में लिखकर यह बयान दे रहा हूं कि आशा का बलात्कार करने के लिए उसे मेरे दोस्त ने बुलवाया था। आशा को बुलाने हवलदार चरणजीत गया था। मेरे दोस्त ने इंस्पेक्टर की वर्दी पहनी और विजय बनकर उसकी इज्जत लूटी ताकि विजय फंस जाए। मैं अपने दोस्त का नाम कानून को नहीं बता सकता, विजय बेगुनाह है। इंस्पेक्टर राकेश हम लोगों के बारे में क्या क्या जानता है? आपके बारे में वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो ये तो जानता है कि इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर मैंने उस अंधी की इज्जत लूटी थी। कमिश्नर को भेजी हुई चिट्ठी में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। जो ये बता सकता है कि विजय अपराधी नहीं है, वो ये भी बता सकता है कि असली अपराधी कौन है। मैंने जनार्दन को कह दिया है, उसके आदमी राकेश को ढूंढ रहे हैं, पता लगते इन्फॉर्म कर देंगे। तो जनार्दन के साथ साथ मैं भी उस कुत्ते राकेश की तलाश करता हूं। पता नहीं ये राकेश ने ऐसा क्यों किया। मुबारक हो विजय, मुबारक हो। आशा रेप केस से न सिर्फ तुम बरी किए जा रहे हो, बल्कि वापस अपनी नौकरी पर बहाल किए जा रहे हो। ये रही तुम्हारी वर्दी। ये सब कैसे हुआ सर? इंस्पेक्टर राकेश मेहरा के बयान के बिना पर। घबराओ नहीं, बाकी बातें मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा, पहले तुम अपनी वर्दी पहन लो। इंस्पेक्टर विजय छूट, अब मेरा बेटा मुझे लौटा दो। वर्सोवा के चौराहे पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहां पहुंच जाओ, बेटा मिल जाएगा। बबलू! अच्छा बबलू तुम जाओ। बेटा बबलू! डैडी! बेटे तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तू घबराए तो नहीं ना? तुम लोग यहाँ कैसे? तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए। उधर नहीं है ना? आजा, यहाँ दिखते हैं, आजा। पूजा! अंकल! अंकल! अरे बबलू, पूजा कहाँ? पूजा! पूजा! अरे बबलू, ये सब कैसे हुआ? दो आदमी आके मेरे डैडी को गोली मार के और आंटी को हथौड़ा मार के भाग गए।
ऑपरेशन कर दिया है, मगर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो बच जाएगी ना? होश आने तक कुछ नहीं कह सकते। मैं उसके पास रह सकता हूँ? 6 घंटे तक सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगी। सॉरी, आप नहीं मिल सकते। बबलू, मेरे बेटे, मेरे लाल, कैसा है तू? कौन लेकर आया तुझे यहाँ पे? अंकल लाए मुझे, बहुत अच्छा अंकल है। तेरे डैडी कहाँ है? 2 आदमियों ने डैडी को गोली मार दी। आजादी मुबारक हो भैया। क्या वाकई ये आजादी मुबारकबाद के काबिल है? क्यों नहीं, ये जीत है आपकी सच्चाई की, आपके विश्वास की। सच्चाई की जीत तुम कह सकते हो, लेकिन विश्वास की जीत तब होती अगर तुम वर्दी पहनकर मुझे ये वर्दी वापस दिलाते। तुमने वर्दी की उतारी अजय। भाभी के बारे में कुछ पता चला? वो 3 दिन से गायब है। लगता है कि उनके पिता ने उन्हें कहीं छुपा रखा है। मैंने पूछा तुमने वर्दी क्यों उतारी? भैया, याद है एक दिन मैंने आपसे कुछ पूछा था और आपने कहा कि वर्दी पहन कर आओ, सब कुछ बता दूंगा। आज मैं आपसे कहता हूं कि वर्दी उतार दीजिए, सब कुछ बता दूंगा। तूने वर्दी को कपड़ा समझकर पहना था, इसलिए उतार दिया। मैं वर्दी को शरीर का नहीं, आत्मा का लिबास मानता हूं। जब तक मेरे शरीर में आत्मा है, ये वर्दी नहीं उतर सकती। मुझे कहीं जाना, मैं कपड़े बदल के आता हूं। ये खून मेरा नहीं है। जानता हूं, लेकिन दूसरे का खून तेरे कपड़ों पर देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरेगी, ये कभी सोचा है तूने? ये खून किसी दूसरे का नहीं, आपकी होने वाली बहू का है, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इस जंग का जिम्मेदार कौन है? मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज। तेरा फर्ज नहीं, तेरी नादानी, तेरी जल्दबाजी, जिसकी वजह से तूने अपनी वर्दी उतार दी। अगर मैं वर्दी ना उतारता तो आप तो मुझे ये वर्दी नहीं मिलती, अपनी आजादी नहीं मिलती। अरे पगले, मैं सच्चाई की ज्योत के सहारे सारी जिंदगी सजा के अंधेरों से लड़ सकता था। तूने मेरे हाथ में आजादी की तलवार तो दे दी, लेकिन मेरे हाथ काट दिए। मुझे कानून की नजरों में बेगुनाह साबित तो कर दिया, लेकिन खुद गैर कानूनी काम कर बैठा। मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आज के कानून का नाजायज फायदा उठाने वालों को सजा दी है। आप जो कानून की रहनुमाई करना जानते हैं, उन्हें उनका हक दिलवाया है। मेरी नजरों में तो ये इंसाफ है, लेकिन अगर आपके कानून की नजर में ये गुनाह है, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अजय, अजय, अजय दरवाजा खोलो। अजय, ये क्या पागलपन है? अजय! जनार्दन, पूजा, अजय,
विक्की, जनार्दन, मुझे बाहर एक्सक्यूज मी सिस्टर। जी? पूजा कौन सी कमरे में है? शी इज डेड। और अजय जो उसे लेकर आया था? वो 1 मिनट पहले चले गए। चले गए। इन पैकेट्स के जहाज में चढ़ने के बाद मैं फौरन भाई को फोन कर दूंगा, वो गोल्ड का पार्सल वहां से चढ़ा देंगे। विकी, तुम और आरती इन कागजात पर साइन करके इन पार्सल्स को एयरपोर्ट भेज दो। जी। मैंने कस्टम ऑफिसर शर्मा से बात कर ली है, वो बिना किसी चेकिंग के इन पार्सलों को हवाई जहाज में चढ़वा देगा। जी डैडी। मैं आरती को लेकर आता हूँ। आओ आरती। विकी जी 1 मिनट। आरती, ये विकी ने जहां जहां साइन किए हैं तुम भी कर दो। विकी, अपना परफ्यूम देना। परफ्यूम? ओह श्योर। ये क्या कर रही हो आरती? शुभ काम की शुरुआत शुभ ढंग से होनी चाहिए डैडी। आरती! आरती आरती की तरह जलकर राख हो जाएगी, लेकिन देश के गद्दारों का साथ नहीं देगी। ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं, सच्चाई की वो ताकत है जो विजय जैसे सच्चे इंसान की पत्नी में हो सकती है, आप जैसे देश के गद्दार की बेटी में नहीं। बकवास। ये तमाचा नहीं डैडी, इनाम है जो सच के आत्मविश्वास को और भी बढ़ाता है। अजीब पागल बेटी है आपकी चड्ढा साहब। हाँ, होते हैं, ऐसे भी पागल लोग होते हैं अपने देश में, क्या करें। इसका सिर्फ एक ही इलाज है नेताजी, आरती की शादी जल्द से जल्द विकी के साथ करा दी जाए। पत्नी बनने के बाद वो हर बात मानने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन चड्ढा साहब, जब तक उसका हाथ ठीक नहीं हो जाता वो साइन नहीं कर सकती, और जब तक वो साइन नहीं करेगी ये माल नहीं जा सकता। माल जाएगा जनार्दन, वैसे भी ये पैकेट्स ज्यादा दिन इनके घर पे नहीं रह सकते। नेता है ना, तुम्हारा भाई कल सोना लेकर स्मगलिंग के रास्ते से यहाँ रात को आएगा। ओके, ये चरस और अफीम के पैकेट साथ ले जाएगा। अपने भाई को फोन करता हूँ। हेलो भाई, तुम दरिया के रास्ते सामान लेकर आ जाओ। प्लान क्यों चेंज किया, कोई खतरा है क्या? खतरा नहीं, मजबूरी है भाई। चड्ढा की लड़की ने अपना हाथ जला लिया है, साइन नहीं कर सकती। खैर, जब तुम आ जाओगे तब सब बातें होंगी। मैंने सुना है कि इंस्पेक्टर विजय जेल से छूट कर आ गया है। हाँ, और उसके भाई अजय ने इंस्पेक्टर राकेश को सच बोलने पे मजबूर कर दिया। लेकिन मैंने और विकी ने राकेश और अजय की प्रेमिका पूजा का खून करके ऐसा बदला लिया है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा साला। ओके, बाय बाय। तुम्हारा भाई भी तुमसे की हुई इन आखिरी बातों को उसी तरह याद रखेगा जिस तरह मुझे पूजा की मौत याद है। ये हथौड़ा याद है? इस हथौड़े पर तेरी मौत की मोहर लग चुकी है। सुनो बेटा, इसे पहचानते हो?
हाँ अंकल, ये भी उन लोग के साथ था जिन्होंने मेरे डैडी और आंटी को मारा। इनमें से कोई था? हाँ अंकल, ये भी था। धन्यवाद। इस बारे में जो भी समाचार मिले हमें फौरन बताइए। नमस्कार। जनार्दन का खून अजय ने किया है। राकेश के बेटे को इंस्पेक्टर विजय ने पहचानने के लिए पुलिस स्टेशन बुलवाया था। तब तो उसे मेरे बारे में पता चल गया होगा। नहीं, अब तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन विकी, जब तक अजय पकड़ा नहीं जाता तुम घर से बाहर मत निकलना। लेकिन डैडी, बाबला से माल लेने कौन जाएगा? मैं और नेताजी। सर, आप बगैर सिक्योरिटी के जा रहे हैं? हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। हम एक पर्सनल मीटिंग के लिए जा रहे हैं। सर, कम से कम ड्राइवर को साथ ले जाइए। हमने कहा ना उसकी जरूरत नहीं है। जनार्दन नहीं आया? क्या बात है, आप लोग चुप क्यों हैं? मेरा भाई कहाँ है? अजय ने उसका खून कर दिया। अजय, तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? डोंट वरी डार्लिंग, बहुत जल्द हम एक ही कमरे में रहने वाले हैं, शादी के बाद। शर्म नहीं आती किसी की पत्नी से ऐसी बात करते हुए? पत्नी? पत्नी तो वो कहलाती है जिसकी शादी हुई हो, और तुम, हम जानते हैं कि तुम शबनम की बूंद की तरह एकदम कुंवारी हो। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। तुम हाथ लगाने की बात कर रही हो जाने मन, हम तो तिल से तिल लगाने आए। छोड़ दो मुझे। अरे चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। ये साउंड प्रूफ घर है, यहां से तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी। अंदर की आवाज भले बाहर न जाए, मौत 1000 बंद दरवाजों से भी अंदर पहुंच जाती है। तूने मेरी मां समान भाभी के पवित्र शरीर को छूने की कोशिश की, मेरा प्यार, मेरी पूजा को मुझसे छीन लिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नेता परशुराम, अगर तुमने जरा सी भी हरकत करने की कोशिश की तो दूसरी गोली तुम्हारे सीने के पार कर दी जाएगी। मेरे सीने को छलनी करने से पहले अपने इस पापी बेटे के शरीर को छलनी कीजिए, जिसने इस देवी की इज्जत लूटने की कोशिश की, जिसने जनार्दन के साथ मिलकर मेरी पूजा का खून किया। हाँ, मेरे बेटे ने जो भी कुछ किया उसे कोई साबित नहीं कर सकता, लेकिन नेता परशुराम के घर में घुसने के लिए मैं तुम्हें गोली मार दूं या जनार्दन के खून के जुर्म में फांसी पर लटका दूं? ये मेरे भाई का कातिल है। मैं इसे तड़पा तड़पा कर अपने हाथों से मारूंगा। तेरा भी वही हशर करूंगा जो तेरे भाई का किया था। कोई नहीं बचेगा। अजय! 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 क्या करेगा साले?
हेलो सर, इंस्पेक्टर विजय आपसे मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर विजय? हाँ, उनसे कहो हम अपने बेटे के साथ इस वक्त बहुत जरूरी काम में बिजी हैं, वो कल सुबह 8 बजे आ जाए। सर वो कह रहे हैं कि आपसे और आपके बेटे से अभी मिलना चाहते हैं, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, उन्हें 2 मिनट बाद भेज दो। ओके सर। इंस्पेक्टर विजय बहुत इज्जत वाला ऑफिसर है, उसे मिले बिना भेजना ठीक नहीं। आप सब लोग अंदर जाइए फौरन। आओ इंस्पेक्टर साहब आओ। देखो हम तुम्हें सिर्फ 2 मिनट दे सकते हैं। मैं आपके बेटे को अपनी निगरानी में लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी जान को खतरा है। किससे? मेरे भाई अजय से। आपके भाई के साथ मेरे बेटे की क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी की वजह आपका बेटा बेहतर बता सकता है। ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, सीढ़ी से उतर रहा था, फिसल गया, चोट लग गई। आई सी। हमारे विचार में तुम हमारा और अपना समय नष्ट कर रहे हो इंस्पेक्टर। नेता परशुराम के बेटे को किसी से कोई भी खतरा नहीं हो सकता। इसके अलावा यह घर एक ऐसा किला है जहां घुसने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अब तुम जा सकते हो। मैं यहां से अकेले नहीं, आपके बेटे और अपने भाई को साथ लेकर जाऊंगा नेताजी। इंस्पेक्टर, तुम अपनी सीमा से आगे बढ़ रहे हो। नेता परशुराम के बेटे पर पिस्तौल उठाने का अंजाम जानते हो? हमारा एक टेलीफोन तुम्हारी ये वर्दी उतरवा सकता है। कसम वर्दी की। वर्दी पहनने वाले कर्तव्य का पालन करते हैं, अंजाम की परवाह नहीं करते। ये खून के धब्बे और अजय का स्कार साफ साबित करता है कि अजय यहीं पर है और आप लोगों के कब्जे में। रिवॉल्वर फेंक दो इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारा भाई मारा जाएगा। गोली चलाने से पहले इतना सोच लेना कि नेता परशुराम के बेटे की जान मेरे पिस्तौल की नोक पर है। ये क्या कह रहे हो विजय? ये देश के गद्दार है, अजय को जान से मार देंगे। किसी भी खानदान का बेटा जिस दिन वर्दी पहनता है तो उसके खून पर उसके खानदान का नहीं, देश का अधिकार हो जाता है। देश के गद्दारों को सजा दिलाने के लिए मुझे अजय जैसा एक भाई तो क्या 100 भाई भी कुर्बान करने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाई की कुर्बानी देने से पहले सिर्फ इतना जान लो इंस्पेक्टर कि हमें सजा दिलाने वाला सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इस घर में आने वाला कोई भी व्यक्ति हमारी इजाजत के बिना सांस भी नहीं ले सकता। परशुराम जी, इसे हमारी तरफ से 2-4 सांसें उधार दे दीजिए। बहुत हिसाब चुकता करने इस हरामजादे के साथ। इसकी वजह से जय किशन को पुलिस लॉकअप में मरवाना पड़ा। अपने वफादार साथी राकेश और कांस्टेबल चरणजीत की जान लेनी पड़ी। यही नहीं, बेटी को बाप से जुदा कर दिया इस कुत्ते ने। सिर्फ आप ही को नहीं चड्डा साहब, मुझे भी इससे बहुत पुराना हिसाब चुकाना है। इसकी होशियारी ने प्लेन को ब्लास्ट होने से बचा लिया था, जिससे मेरा 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सुन रहे हो भैया, ये है इन सफेद पोशों के काले कारनामे। और ये नेता परशुराम, इसकी ये सरकारी कोठी इसका घर अड्डा है मुजरिमों का। ये नेता जो सिपाही को वर्दी की कसम दिलाते हैं, अपनी सीट, कुर्सी, पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर उस वर्दी की कसम के साथ खेलते हैं। कुर्सी पर बैठने वाले ऐसे गद्दारों को सजा दिलाने के लिए अगर कानून को भी हाथ में लेना पड़े तो वो भी वर्दी की कसम निभाना होता है। डैडी, डैडी, डैडी।
अजय, 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 अजय। आंख में आंसू मत आने देना भैया। सिपाही के खून पर खानदान का नहीं, देश का हक होता है। अजय, रोना नहीं। नहीं पगले, मैं कहाँ रो रहा हूँ। मुझे तो फक्र है कि मेरा भाई देश के काम आया, सत्य की लड़ाई में काम आया। ये सब आप ही से सीखा भैया। नहीं अजय, नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि सच्चाई की जीत के लिए मैंने रास्ता अलग चुन लिया। अजय, अजय, मैं उस सत्य के प्रतीक को सैल्यूट करना चाहता हूँ।